हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टैटिक एज। आज हम इस वीडियो में देखेंगे 14 फरवरी के करंट अफेयर्स और उसे हम अपने स्टैटिक पोर्शंस के साथ लिंक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं ओवरव्यू दे दूं। आज ज़्यादा कुछ खास नहीं है, कुछ कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं और बहुत ही कम स्टैटिक चीज़ें मिली हैं आज। तो आज का वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं रहेगा, तो जितनी चीज़ें मिली हैं उन्हीं को देख के ख़त्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फैक्चुअल चीज़ें, सेवा तीर्थ द न्यू पीएमओ, नए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बनी है, इसका नाम सेवा तीर्थ है। बस ज़्यादा कुछ खास जिसमें नहीं जानना है। उसके बाद बांग्लादेश में बीएनपी की सरकार बनी है। तारिक रहमान जो हैं वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है थोड़ी। तो ये भी कुछ खास इसमें भी स्टैटिक मुझे मिला नहीं। उसके बाद ये दिल्ली गवर्नमेंट इनॉग्रेट्स 51 मोर आयुष्मान आरोग्य मंदिर्स। तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर्स क्या है वो देखना है। तो यहाँ पे छोटा सा फैक्ट है, ईच आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्रोवाइड्स 80 फ्री डायग्नोस्टिक सर्विसेज एंड मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके साथ कैंसर स्क्रीनिंग, इम्यूनाइजेशन, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ रूम्स, elderly healthcare as well as screening of non-communicable diseases are also available in these clinics। तो वही एक तरह से मोहल्ला क्लिनिक्स का ही अपग्रेडेड वर्जन आप कह सकते हैं। तो वही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अब ये देखते हैं, रेड फोर्ट ब्लास्ट, एनआईए गेट्स 45 मोर डेज टू कंप्लीट प्रोब। तो 45 दिन और मिल गया है रेड फोर्ट ब्लास्ट के केस से जुड़े मामले में। तो एक बार हम लोग नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो क्या है ये? इंडिया सेंट्रल काउंटर टेररिज्म एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड परसिक्यूटिंग ऑफेंसेस रिलेटेड टू टेररिज्म एंड नेशनल सिक्योरिटी। तो 2008 में जब मुंबई टेरर अटैक्स हुए थे 26/11 वाले, तो उसके बाद इसका बनाया गया देश के अंदर जो अगर टेररिज्म कुछ हो रहा है तो उससे रिलेटेड केस को देखने के लिए, और RAW जो है बाहर के केसेस को स्पेसिफिकली देखेगा। तो वही है। इस्टेब्लिश्ड कब हुआ? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के बाद कब हुआ? 31 दिसंबर 2008 के दिन, आफ्टर 26/11। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जितने भी सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स हैं सारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही देखता है। हेड इसके डायरेक्टर जनरल NIA, और ये DGP रैंक के होते हैं। उसके बाद कौन कौन से केसेस इन्वेस्टिगेट कर सकता है? सारे ही एक तरह से। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, एंटी हाईजैकिंग, एक्सप्लोसिव एटॉमिक एनर्जी एक्ट, उसके अलावा कुछ दूसरे एक्ट भी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काउंटरफिट करेंसी, साइबर टेररिज्म, नारकोटिक्स, आर्म्स एंड एक्सप्लोसिव। और जनरली पुलिस की पावर्स इसके पास होती है कि समन कर सकते हैं किसी को, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो वही सब है, ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद एक और फैक्चुअल, 20 हेड्स ऑफ स्टेट्स टू अटेंड AI इम्पैक्ट समिट नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक जो है ये दिल्ली में होने वाला है, तो इस वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और AI इम्पैक्ट पे AI की से रिलेटेड बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, क्या आगे पॉलिसी बननी चाहिए, यही सब है। तो फर्स्ट AI इम्पैक्ट समिट कहाँ हुआ था? ये पेरिस में हुआ था। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो की थीम्स इन न्यूज़ CPI, तो वही कल भी परसों भी हम लोग 3-4 दिन से रिवाइज कर रहे हैं, तो आज एक बार और सोचा रिवाइज कर ही लेते हैं, दिमाग में हो जाएगा। CPI कौन करता है? NSO MOSPI। क्या है? ये बास्केट ऑफ गुड्स है हमारे जनरल कंजम्पशन वाले, और उसके में प्राइस के चेंज को ये मेज़र करता है। और इसका बेस ईयर कौन से बास्केट में जो प्रोडक्ट्स होंगे उसके प्राइसेस कहाँ कब के ईयर के होंगे? तो 2024 के होंगे। ये इम्पोर्टेंट है सबसे। और उसके बाद CPI का डेटा कंबाइंड वाले का RBI जो है इन्फ्लेशन टारगेटिंग +4 ±2% वाले में करता है। और उसके बाद रेपो रेट वगैरह इसी से रिलेटेड CPI कंबाइंड को ही ध्यान में रख के दिया जाता है। उसके अलावा दो चीज़, CPI इंडस्ट्रियल वर्कर्स और CPI एग्रीकल्चरल लेबर, ये दोनों लेबर ब्यूरो करती है। और दोनों के स्टैटिक फैक्ट्स इंडस्ट्रियल वर्कर के 2016 और
एग्रीकल्चरल लेवल के 2019। अब इसमें न्यू सीरीज़ में क्या है, बेस ईयर 2024 हो गया है, बास्केट को बढ़िया से अपडेट किया गया है। जो सर्विसेज आजकल हम लोग ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन वाले लेते हैं उनको प्रायोरिटी दिया गया है, वीसीडी कैसेट्स को हटा दिया गया है, और फूड का वेटेज जो है चेंज कर दिया गया है 47% से घटा के 36% को। और सीपीआई से रिलेटेड एक होलसेल प्राइस इंडेक्स भी होता है, ये ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के। इसका बेस ईयर 2022-2023 है। और एक इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये एनएसओ करती है, इसका बेस ईयर 2022-2023 है। तो ये हमारा सीपीआई अब ख़त्म ही हो गया। उसके बाद यूएनएससी पैनल टेक्स नोट ऑफ जैस नोट इन रेड फोर्ट अटैक। तो लाल किले पर जो अटैक हुआ था उसके अब जांच करेगी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये सब हमारा स्टैटिक पोर्शंस में इम्पोर्टेंट हो गया है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल देख लेते हैं। ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है और ये मोस्ट पावरफुल ऑर्गन इन द यूनाइटेड नेशंस है, और ये इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए इसका ये बॉडी बनाई गई। तो ये एस्टेब्लिश कब हुई, 1945 में। इसके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है। कंपोजिशन क्या है, 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं, जब सब जानते हैं वीटो पावर के साथ आते हैं। और ज़्यादा कुछ तो होता नहीं है, कोई भी वॉर्स वगैरह हुई तो चुपचाप बैठ जाते हैं, कोई एक वीटो लगा देगा, सब खत्म। नॉन परमानेंट में हर एक 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, और जनरल असेंबली इसको इलेक्ट करती है, ये 10 मेंबर्स को। उसके बाद इनके पास ये 5 मेंबर्स के पास वीटो होता है, नॉन परमानेंट के पास वीटो पावर नहीं होता है। और ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, तो ये इनका डिसीजन जो है लीगली बाइंडिंग होता है सारे मेंबर्स पर। इसका आर्टिकल 25 यही कहता है। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 क्या है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो ये बात भी ध्यान रखना है। और उसके बाद देख लेते हैं, एक्चुअली में यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। तो उनमें से वन ऑफ द ऑर्गन्स ये है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। अब बाकी ऑर्गन्स भी देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ये डेलिबरेटिव बॉडी है, डिस्कस करती है, पॉलिसीज़ बनाती है, बस वही। इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं 193 मेंबर्स, सबके पास एक वोट है। इसके डिसीजन नॉट बाइंडिंग है, कोई वीटो पावर नहीं है इसमें, डिस्कशन और पॉलिसी के लिए है बस। और नॉन परमानेंट यूएनएससी, जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ जो 10 मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट करती है यहाँ ये बॉडी। अब आ जाते हैं यूएन इकोसॉक पे। तो ये यूएन का वर्क जो है इकोनॉमिक क्षेत्र में, सोशल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंटल इश्यूज़ पे, ये सब पे कोऑर्डिनेट करता है। इसके भी मेंबर्स देख लेते हैं, 54 मेंबर्स हैं। तो मेंबर्स पूछ सकता है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स हैं, ये तो याद रहेगा ही। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, जनरल असेंबली 193 और यूएन इकोसॉक में 54 मेंबर्स, ठीक है। और ये भी कहाँ से इलेक्ट होते हैं, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली से। इनका टर्म 3 इयर्स। ये भी एडवाइजरी बॉडी है, नॉन बाइंडिंग पावर्स है। और ये किसके वर्क को कोऑर्डिनेट करता है, WHO को, यूनेस्को के, ILO के, यूनिसेफ के, वर्ल्ड बैंक और IMF के। तो ये भी उतने खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है। एक ये इम्पोर्टेंट है, इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस, जुडिशियल ऑर्गन है, यूनाइटेड स्टेट्स नहीं, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर सबसे इम्पोर्टेंट नेदरलैंड हेग में, बाकी सबके कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। सिर्फ इसका एक नेदरलैंड्स में है। इसमें 15 जज होते हैं, टर्म जो है 9 साल के लिए चुने जाते हैं। और इनको कौन इलेक्ट करता है, UNGA प्लस UNSC, ये दोनों मेंबर्स, UNGA और UNSC, ये दोनों मिलके इलेक्ट करती हैं। अब देख लेते हैं इसका क्या काम है। तो कोई स्टेट्स के बीच में झगड़ा हो गया, स्टेट्स मतलब यहाँ कंट्रीज़ हो जाएगी। तो कोई 2 स्टेट्स के बीच में झगड़ा हो गया तो उसके डिस्प्यूट्स को निपटाना है। तो अगर इसका कोई अथॉरिटी एक्सेप्ट करता है तभी उस पार्टी पर इसके डिसीजन बाइंडिंग होते हैं, ये बात ध्यान में रखना है। अब आगे यूएन सेक्रेटरीट, ये जनरल डे टू डे वर्क के लिए होता है। ये अपॉइंट सेक्रेटरी जनरल होते हैं इसमें। इसके हेड अपॉइंटमेंट इनका 5 साल के लिए होता है। इसका भी न्यूयॉर्क,
फंक्शन क्या है? यूएन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना, रिपोर्ट्स तैयार करना, पीस कीपिंग को ऑर्गेनाइज करना। और एक यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इसका ज़्यादा कोई रोल नहीं है, अभी इनएक्टिव हो गया है। तो यूनाइटेड नेशंस ख़त्म। अब आ जाते हैं, आरबीआई इंक्रीजेज एक्विजिशन फाइनेंस लिमिट टू 75% मुल्स बैंक ऑन रीट्स। तो बेसिकली ये कहना ये चाह रहा है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है, अगर कोई वो दूसरी कंपनी को एक्वायर करना चाहता है तो अपने पैसे से तो एक्वायर नहीं कर सकता है, बैंक से लोन लेता है। तो बैंक कितना लोन दे सकती है? जो एसेट है उसका 75% अब लेंड कर सकती है। पहले ये डिसीजन कितना था? 70% था। तो ये तो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, इससे रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आरबीआई को देख लेते हैं। 1935 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था हिल्टन यंग कमीशन की रिपोर्ट पर। इसके हेडक्वार्टर सबसे इम्पोर्टेंट सबको लगता है न्यू दिल्ली, लेकिन ये मुंबई है। इसके गवर्नर होते हैं, उसको अपॉइंट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। फंक्शन क्या है? रेगुलेटर ऑफ बैंक्स, कंट्रोलर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी वही रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इश्यूअर ऑफ करेंसी, ये नोट की करेंसी को इशू करती है। ये 1 रुपया नहीं करती है, 1 रुपया कौन करते हैं? फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। अब इश्यूअर ऑफ करेंसी को, इससे जो फ़ायदा होता है, जैसे रुपए बनाने की कॉस्ट लगी 2 रुपये और 2000 का नोट हमने बनाया, तो इससे जो प्रॉफिट हुआ इसको क्या बोलते हैं? साइन रेज बोलते हैं। ये ध्यान में रखना है। और ये बैंकर टू गवर्नमेंट है। अब ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसके बारे में जान लेते हैं। तो क्या चीज़ है? कंपनी ओन्स एंड ऑपरेट्स इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट एंड डिस्ट्रीब्यूट्स मोस्ट इनकम टू इन्वेस्टर्स। तो सिंपल शब्दों में ये कह रहा हूँ कि मैं अगर मुझे क्या है, रियल एस्टेट है, तो रियल एस्टेट जैसे कोई मॉल ख़रीदना है मुझे, तो मेरा पर्पस मॉल ख़रीदने का क्या होगा कि मैं मॉल बना दूं और उसमें से जो प्रॉफिट है वो मैं अपने पास रखूं। तो मेरे पास तो ज़्यादा पैसा नहीं है, 10,000 रुपये हैं, 10,000 में तो मॉल नहीं खरीद सकता। तो मेरे जैसे ही 10-10 हज़ार रुपये वाले ढेर सारे लाखों लोग, वो एक कंपनी को अपना पैसा देगी, तो उसमें एक तरह से शेयर होल्डर बन जाएगी। ये कंपनी जो है ये मॉल बनाएगी, मॉल बना के इसमें से जो रेंट आएगा, तो रेंट वापस से इसका 90% सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो इसी को रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट करते हैं। तो इसे भी स्टॉक मार्केट पे लिस्ट किया गया है। तो रेगुलेट कौन करेगा? सेबी करेगा। अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। जैसा कि हमने मॉल बनाने में किया था, उसी तरह रोड बना सकते हैं, टेलीकॉम टावर वावर लगा सकते हैं, पावर कंपनी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगा सकती है। तो उसी से रोड पर टोल लगा दिया, तो टोल कलेक्ट कर लिया हमने, तो टोल से जो इनकम होगा वो वापस से जो इन्वेस्टर थे सबके पास वापस से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो उसे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कहते हैं। तो रीट में रियल एस्टेट और इनविट में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो बस यही था, इतना ही। और ज़्यादा इसे भी रेगुलेट कौन करती है? सेबी करती है। और इससे ज़्यादा तो इसमें पढ़ने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने फीडबैक को कमेंट्स में डालिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम ऐसे वीडियो आगे भी लाते रहें। तो थैंक यू। अब मिलेंगे कल।